हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में सीरीज़ में एक नई वीडियो को जोड़ते हुए आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई जो वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें मैंने अब से पहले राष्ट्रपति के विषय में भी लगभग 4 वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर दी हैं। और ये मेरी अगली वीडियो है जिसमें आज का टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ शब्द, कुछ बातें, कुछ नियम कानून लगभग राष्ट्रपति के समान होंगी, लेकिन वो कौन कौन सी होंगी उनका ज़िक्र मैं आप लोगों से इस अपनी वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले हम उपराष्ट्रपति से संबंधित एक अनुच्छेद पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के विषय में हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के एक सम्मानपूर्वक शब्द का यूज़ करते हैं तो भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। ये अनुच्छेद 63 में है। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा जिससे वीडियो कम समय में ही वाइंड अप हो जाए और हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं को अलग अलग देशों से लिया गया है। उसी कड़ी में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। देश में उपराष्ट्रपति के लिए ऑफिस, उपराष्ट्रपति के बैठने की जगह, उपराष्ट्रपति कहाँ अपना पद ग्रहण करते हैं, इसके संबंध में भी एक बात है कि देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, हाँ, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद में राज्यसभा के, नोट करिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको जो है नोट करके रखिएगा। तो अनुच्छेद 63 भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। यह पद जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बीच बीच में आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ जो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। और उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है क्वालिफ़िकेशन। इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन को हम लोग यहाँ पर योग्यता शब्द से भी परिभाषित करेंगे। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या कहती हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की रेस में है उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर तीसरा, जैसा कि सामान्य रूप से बताया जाता है कि वह व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर
आसीन होने जा रहा है वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। वो सभी योग्यताएं जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए पर्याप्त होती हैं, वो सारी योग्यताएं भी इस व्यक्ति में होनी चाहिए जो उपराष्ट्रपति पद की रेस में शामिल होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट को या अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अगली हेडिंग है उपराष्ट्रपति के लिए जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है, या हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, रेस में शामिल है, उसे कौन कौन व्यक्ति वोट कर सकता है। तो इसका जो सामान्यतः आंसर दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि उपराष्ट्रपति पद की रेस में शामिल व्यक्ति को संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, ये सभी सदस्य का मतलब है कि वो लोकसभा और प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होने चाहिए। संसद के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ हम लोग एक बात और करते हैं कि लोकसभा के वो सदस्य, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें निर्वाचित सदस्य और प्लस मनोनीत सदस्य, दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट दे सकते हैं। अर्थात ये व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति पद के व्यक्ति को वोट करेंगे। तो ये वो व्यक्ति हैं जो चुनाव में भाग ले सकते हैं उपराष्ट्रपति के। जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि जो राज्य है उनकी विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट करते हैं, जबकि यहाँ विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। उपराष्ट्रपति है, एक हेडिंग आती है इनके निर्वाचन से संबंधित, और वो हेडिंग है निर्वाचन विधि। वो हेडिंग है निर्वाचन विधि, और इसका जिक्र किया जाता है विधि का अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए विधि कि किस आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं, एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल है, या हम लोग कह सकते हैं इसको कह सकते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति, या आनुपातिक गुप्त मतदान विधि। ये कुछ विधियां हैं जो निर्वाचन विधि है उपराष्ट्रपति पद के लिए, जिसका जिक्र अनुच्छेद 66 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति या आनुपातिक गुप्त मतदान विधि, सिंगल ट्रांसफरेबल विधि के द्वारा उपराष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाता है। और जो व्यक्ति
उपराष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ लगभग 20 प्रस्तावक होने चाहिए और इनके साथ 20 अनुमोदक भी होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए। ये जो प्रस्तावक है अर्थात प्रस्तावक अनुमोदक वे लोग होते हैं जो उपराष्ट्रपति चुनाव में, ध्यान से देख सकते हैं, भाग लेते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक वे लोग होते हैं जो उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो फॉर्म भरा जाता है या जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उस व्यक्ति को, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, उस व्यक्ति को जमानत राशि के रूप में लगभग 15,000 रुपये देने होते हैं और ये 15,000 रुपये यदि कुल मतदान का 1/6 कोटा, कुल मतदान का 1/6 जो % जो कोटा है वो प्राप्त नहीं होता है तो ये जो जमानत राशि है इसे कहते हैं कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की जो जमानत है वो ज़ब्त कर ली जाती है, ये वापस नहीं जाता। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस जमानत राशि के संबंध में ही है। आगे बढ़ते हैं। अब एक हेडिंग और आती है, महत्वपूर्ण हेडिंग है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन कराएगा। ये तो आपको पता लग ही गया है कि चुनाव में हिस्सा कौन कौन लेगा, लेकिन चुनाव कौन कराएगा ये बात भी समझनी चाहिए आपको। तो चुनाव कौन कराएगा इसके विषय में एक बार हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो चुनाव आयोग है, भारत का जो चुनाव आयोग है वो चुनाव कराएगा, उसकी जिम्मेदारी है चुनाव कराने की। और चुनाव से संबंधित यदि कोई समस्या है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई समस्या है तो अनुच्छेद 71 के अनुसार उसकी जो सुनवाई है, उस समस्या की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के लिए कि भाई उपराष्ट्रपति चुनाव में जो चुनाव अधिकारी होते हैं या जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो, ध्यान से सुनेंगे, जो पीठासीन अधिकारी हैं या चुनाव अधिकारी हैं वो राज्यसभा के महासचिव होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, महासचिव होते हैं। जबकि राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव अधिकारी लोकसभा के महासचिव होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के टाइम पे जब चुनाव होगा तो राज्यसभा के महासचिव होंगे और जब प्रेसिडेंट साहब या राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाएगा तो उस समय लोकसभा के महासचिव होंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित काफ़ी बातें होने के बाद यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की रेस में आगे निकल जाता है अर्थात चुनाव जीत जाता है तो हम बात करते हैं शपथ की, कि उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ का कार्य है वो कौन कराएगा। और इसका ज़िक्र उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित जो ज़िक्र है वो अनुच्छेद 69 में किया गया है। इसके संबंध में अगर हम लोग आंसर देने की कोशिश करें तो उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे किसे? उपराष्ट्रपति को। अब ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये शपथ किस चीज़ की लेते हैं? तो ये शपथ जो है हमेशा संविधान के प्रतिष्ठा की शपथ लेते हैं, प्रतिष्ठा निष्ठा की शपथ लेते हैं, ये आप ख्याल रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 69 में ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाई जाएगी वो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाएगी और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो सदैव संविधान की प्रतिष्ठा और निष्ठा की शपथ लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, वो है कार्यकाल। जो समय है चुनाव जीतने के बाद उपराष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बने रहते हैं, इसका जिक्र किया गया है। इसका जिक्र क्या किया गया है? पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि इनका जो कार्यकाल होगा, ये जो अपने पद पर बने रहेंगे, ये 5 वर्ष के लिए बने रहेंगे। इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल के लिए होगा। थोड़ा ध्यान देंगे। नंबर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि समय से पहले पद खाली हो जाता है तो जो चुनाव हैं वो हमें जल्द से जल्द कराने होंगे, और चुनाव जब भी होंगे वो 5 वर्ष के लिए होंगे, अर्थात 5 वर्ष के लिए चुनाव होंगे। किसी वजह से उपराष्ट्रपति जी का पद अगर खाली हो जाता है तो चुनाव जल्द से जल्द कराकर, और जो नए उपराष्ट्रपति जी बनेंगे वो लगभग 5 वर्ष के लिए बनेंगे, ना कि शेष अवधि के लिए बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात संविधान में ये भी लिखी हुई है, कोई पूछ लेता है कि भारत के जो संविधान में क्या ऐसा लिखा है कि कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो इसके संबंध में क्या बताया गया है कि इसके संबंध में बताया गया है कि कोई कितनी बार भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इस बारे में संविधान जो है मौन है, संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है इस विषय में। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से संबंधित, और क्या क्या जिक्र किया गया है कि उपराष्ट्रपति जी को हमें हटाना है। किसी वजह से उपराष्ट्रपति जी के द्वारा अगर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, कोई कार्य ऐसा किया जा रहा है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो राष्ट्रपति जी को हटाया कैसे जाएगा, उपराष्ट्रपति जी को हटाया कैसे जाएगा, इसके विषय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में 67 में बहुत ही सामान्य रूप से जिक्र किया गया है। क्या क्या जिक्र किया गया है इस विषय में? पहला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जब उपराष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाना है तो उसके लिए पहले एक प्रस्ताव लाया जाएगा। संसद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, और वो प्रस्ताव सबसे पहले अपर हाउस, पार्लियामेंट के अपर हाउस मतलब कि राज्यसभा में लाया जाएगा। नंबर दूसरे पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर राज्यसभा उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो वो प्रस्ताव फिर कहाँ जाता है, वो प्रस्ताव केवल फिर उसके बाद जाएगा लोकसभा में। अच्छा, यहाँ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ के सदस्यों की केवल सहमति मात्र ही आवश्यक है। सहमति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए संविधान मौन है, कोई विशेष बात उसमें नहीं लिखी हुई है। उपराष्ट्रपति जी से संबंधित अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही हमारी इस वीडियो में उपराष्ट्रपति जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उनको आपके साथ साझा कर सकूंगा। उपराष्ट्रपति जी के कार्य, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को आप मेरी को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल लगे यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम लोग बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जी के कार्य की, जिसका जिक्र अनुच्छेद 64 में किया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे ज़रूर इस संबंध में। एक तो ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं, मैंने पहले भी अपने इस वीडियो में जिक्र किया है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नंबर दूसरा, इन्हें जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनको क्या दिया जाता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। यहाँ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये
ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी वहाँ के सभापति होते हैं। ये बात आप लोगों को भली भांति जो है याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो उपराष्ट्रपति जी निर्णायक मत दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? निर्णायक मत दे सकते हैं। इस संबंध में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यदि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाता है। तो उस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर नहीं होते। जिस समय उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो उस समय उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते, उस समय उपसभापति पद पर होते हैं। जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, उनको पद पर बैठाया जाता है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। यहाँ अनुच्छेद 65 का भी जिक्र हम लोग ज़रूर करेंगे कि अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाता है किसी वजह से, तो ये जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में वहाँ पर काम करेंगे। और जिस समय ये राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, उस समय ये राष्ट्रपति के जो टोटल सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का पूर्ण रूप से भोग करते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें उपराष्ट्रपति से संबंधित हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग ये बताएं, अभी मैंने बताया कि यदि राष्ट्रपति जी का पद खाली है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली है तो फिर कार्यवाहक के रूप में कौन कार्य करेगा? उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। अच्छा, ये बात संविधान में लिखी हुई नहीं है। ये जो अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, ये बात तो हमारी संसद ने लगभग 1969 में यह नियम बनाया कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन 1969 में ये नियम बनाया कि अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय अपने पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। इस विषय में 1969 में जिस समय एक हमारे राष्ट्रपति जी वी वी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और जब वी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफ़ा दिया तो उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट जो है खाली हो गई थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था, जैसा कि मुझे याद है उस समय उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वहाँ का जो काम है वो संभाला था। तो उपराष्ट्रपति जी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैंने आप सब लोगों के साथ आज शेयर की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर करूँगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि संबंधित जो व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ रहा है, उस व्यक्ति को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने होते हैं। लेकिन यदि वो अपना कुल वोट का 1/6 कोटा प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि ये जब्त हो जाती है। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जमानत राशि जब जब्त होती है तो इसको कहाँ रखा जाता है? ये जमानत राशि जाती कहाँ है जब्त होने के बाद? इस पर अधिकार किसका होगा? ये राशि कहाँ चली जाएगी? ये क्वेश्चन है।
तो यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर इसका आंसर ज़रूर बताएं, और वीडियो से संबंधित अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है तो उस विषय में भी आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो का हम समापन करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और संभव हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।